तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड डिफरेंशिएशन, दो फैक्ट का इस्तेमाल करना है। पहला फैक्ट तो ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, यहाँ तक ये आपको पहले से याद होगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन, कोसाइन का सम फार्मूला ऑब्टेन करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये साइन का सम फार्मूला है, इसी तरह का एक कोसाइन का भी सम फार्मूला होता है, उसे ऑब्टेन करना है इस फार्मूले की मदद से और डिफरेंशिएशन की मदद से। एक बार फिर से सवाल समझाने की कोशिश कर देता हूँ। इस फार्मूले की हेल्प से और डिफरेंशिएशन की हेल्प से कोसाइन का जो फार्मूला होता है इसी टाइप का सम फार्मूला जो होता है कोसाइन का, ये देखो सम लिखा है ना, सम फार्मूला ऑफ कोसाइन मैं लिख ही देता हूँ ना उस फार्मूले को, कॉस ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूले को हमें ऑब्टेन करना है इन दोनों की मदद से, इस फार्मूले की मदद से और डिफरेंशिएशन की मदद से। तो अब तो शायद समझ ही गए होंगे सवाल को, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये फार्मूला लिखता हूँ, बिकॉज साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला लिख दिया है। अब हमें एक तो ये फार्मूले की मदद लेनी थी, वो तो ले ली हमने। अब हमें किसकी हेल्प लेनी है, डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन करके बाद में ये फार्मूला हमें ऑब्टेन करना है। पूरे फोकस के साथ और पूरे पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करें। हमेशा से हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही करते रहे हैं, तो इस बार भी एक्स के रेस्पेक्ट में ही किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, पुरानी लाइन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो ऐसे लिख देते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी, सबके आगे लगा देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो अगर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है। लेकिन हम जिसे एक्स कह रहे हैं ना, असल में वो एक्स नहीं है, वो ए प्लस बी है, तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ए ओवर डी एक्स और डी बी ओवर डी एक्स। बहुत से बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई ये तो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाना चाहिए। तो भैया अगर इनका डिफरेंशिएशन जीरो यहाँ पे लिख दिया तो उसकी इसमें इंटू के जीरो हो जाएगा, उधर भी ऐसे ही सब जीरो हो जाएगा। तो प्रूव क्या करोगे फिर, ये एंगल्स हैं और ये वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और फिर जिसको एक्स माना था उसका करा, ए का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए ओवर डी एक्स, और बी का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बी ओवर डी एक्स। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ है दो फंक्शन, और दो फंक्शन में क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। अब तो सीख ही गए होंगे, अब तो चैप्टर ही खत्म होने वाला है, सीख गए होंगे ना। ठीक है, इसको सही करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन बी, फिर b का करना पड़ेगा डी बी ओवर डी एक्स। अभी इसी का प्रोडक्ट रूल चल रहा है, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड ऐसे ही आएगा कॉस b, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए, और उसके बाद उसका भी तो होगा ना, डी ए ओवर डी एक्स, ए का भी तो करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर से देखो, फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ए का कर दिया डी ए ओवर डी एक्स, और इधर बी का कर दिया डी बी ओवर डी एक्स। ये वाली कहानी तो खत्म हो गई, अब ये वाली कहानी शुरू होगी, ध्यान से देखना जरा। प्लस फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही कॉस ए, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस बी, और फिर बी का करना पड़ेगा डी बी ओवर डी एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्लस, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा था, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा,
और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ए, तो कॉस ए का हो जाएगा माइनस का साइन ए, और फिर ए का करना पड़ेगा डी ए ओवर डी एक्स। तो पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया। डिफरेंशिएशन वाली जो लाइन है उसको एक बार फिर से देखते हैं। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, फिर जिसको एक्स माना था उसका कर दिया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दिया वहाँ तक, इन दोनों में भी उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब हमें इसके आगे का सोचना है कि और क्या किया जा सकता है। तो अभी जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो देखिए क्या है। साइन ए साइन बी यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, और यहाँ भी आप वैसा ही लिखा हुआ देख रहे होंगे, साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी वालों को तो एक साथ लिख लेते हैं, और कॉस ए कॉस बी वाले जो हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। और ये पूरा जो है मुझे अगले पेज पर ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पेज पे तो आने वाला है नहीं। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर सवाल को कंटिन्यू करते हुए हमने क्या करा, साइन ए साइन बी वाले एक साथ ले लिए और कॉस ए कॉस बी वाले एक साथ ले लिए। अब क्या करना है आगे ध्यान से देखिएगा जरा। इधर तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। अब यहाँ से ना साइन ए साइन बी और वो भी माइनस का कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो साइन ए साइन बी माइनस का कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर बचेगा डी बी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इतने तो तुम समझदार होंगे ही। ये बचा अंदर, इधर से हम कॉमन निकाल लेंगे क्या, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, डी ए ओवर डी एक्स और प्लस डी बी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब इस पूरे में से देखो, ये पूरी एक टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरी एक टर्म है। इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा डी ए ओवर डी एक्स और प्लस डी बी ओवर डी एक्स, पूरे में से कॉमन ले लिया। तो अंदर यहाँ पे तो बचेगा ये माइनस का साइन ए साइन बी, और इधर बचेगा प्लस का कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और इधर की साइड तुम्हारा ये चल ही रहा है, इसको लिख देता हूँ जल्दी से। तो इसको भी मैंने लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो बचा वो लिख देते हैं। इधर तो बचा कॉस ए प्लस बी, और इसके सामने ये जो बचा है ना, इसमें प्लस वाला आगे लिख देता हूँ, माइनस वाला पीछे लिख देता हूँ। कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन चुका है, कॉस का सम फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। जो हमें कहा गया था वो हमने कर दिया। एक बार फिर से पूरे सवाल को रिपीट करते हैं। अच्छा सवाल था। यहाँ पर हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन की मदद से भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो दोबारा से देखते हैं। तो ये हमारा सवाल था कि इस फार्मूले की मदद से और डिफरेंशिएशन की मदद से सम फार्मूला बनाओ कोसाइन का, ये वाला फार्मूला बनाओ। तो हमने सबसे पहले तो इस फार्मूले को लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। इस तरह से करते चले गए। डिफरेंशिएशन तो तुमने समझ लिया ना ढंग से। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगा, और ए और बी का ध्यान रखना, इनका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद हमने अगले पेज पर साइन ए साइन बी वाले अलग कर लिए और कोस ए कोस बी वाले अलग कर लिए। अगले पेज पर ये रहा अगला पेज, ठीक है। तो उनको अलग करने के बाद फिर हमने कॉमन निकाला, यहाँ से साइन ए साइन बी और इन दोनों में से कोस ए कोस बी, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये दोनों तो सेम ही हो गए हैं, फिर इसे भी कॉमन निकाल दिया। अंदर ये बचा माइनस का और ये बचा प्लस का। फिर हमने इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया और बन गया हमारा फॉर्मूला, और ये हुए थे कैंसिल। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इस सवाल के अंदर, आसानी से आप कर सकते हैं इसको, और उम्मीद है कि आपने इसको समझ भी लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन है। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? देखो ये सवाल हमारे लिए बड़ा आसान होता अगर इतना बोल दिया जाता, बस इतना, यहाँ तक इतना कट कर देता ना, बड़ा आसान सवाल होता हमारे लिए। कह रहा है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस तो हो हर जगह पर लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। ऐसे तो हमारे पास हैं फंक्शन, जैसे कि मोड फंक्शन होता है, आपको पता होगा अच्छी तरह से, ये मोड फंक्शन है, ठीक है। मोड फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, कभी भी आपने ग्राफ बनाया होगा अपनी ज़िंदगी में जितनी भी आपकी है, उसमें इसका ग्राफ इस तरीके से बनता हुआ आता है। ये मैंने एरो फालतू में बना दिया।
मॉड फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आता और कहीं भी हमें पेन जो है वो उठाना नहीं पड़ता। तो इससे साबित होता है कि मॉड फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल भी है? नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जो सबसे अच्छी डेफिनेशन हमें याद रहती है वो कॉर्नर होती है, कि अगर कॉर्नर मिल गया तो डिफरेंशिएबल नहीं है और कॉर्नर नहीं मिला तो डिफरेंशिएबल है। तो इसमें तो कोना मिल गया है, कोना मिलने की वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम ये आंसर देख के अपना काम खत्म कर देते। लेकिन इसने बोला डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ये जो फंक्शन है ना, ये 1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो वो फंक्शन मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, देख लेना और देख के तुम्हें शायद याद आ जाए तो, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया कि कंसीडर द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसको कंसीडर करो, तो कर लो कंसीडर। एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स, एक तो यही लिख दिया और एक इसके साथ में लगाता हूँ यहाँ पे माइनस का एक्स प्लस 1। तो ये जो फंक्शन है ना, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ तो इस तरीके से आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा और एक इससे भी आएगा ग्राफ। तो ये फंक्शन 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा, एक तो x इजिकल टू 0 पर और दूसरा x इजिकल टू -1 पर। 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस फंक्शन के बारे में मैंने लिख दिया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो होगा हर जगह पर, लेकिन इन 2 पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आप इसका एक दूसरा भाई होता है उसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स और प्लस एक्स माइनस 1, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा दिया, या फिर इस माइनस को माइनस रहने देते, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देते। अब मुझे ये आइडिया मिला कहाँ से वो देख लीजिए आप। इसका तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका आइडिया मुझे कहाँ से लगा है दूसरे वाले का, वो देख लीजिए जरा। ये अपनी बुक की एक्सरसाइज 5.2 देखो जरा, इसमें यहाँ पे ये रहा, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक मैंने ये फंक्शन ले लिया और इसके साथ में एक वो मैंने प्लस कर दिया दूसरा। इसका तो मुझे पता था पहले से कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता और इसका पता मुझे यहाँ से चला, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके मैंने एक ऐसा फंक्शन तैयार किया, और ऐसा फंक्शन मैंने तैयार नहीं करा, ये तुम्हारी बुक में पहले से ही तैयार है, दिखा देता हूँ। ये देखो जरा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो फंक्शन बनाया हुआ है इधर देखो नीचे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे इसका हिंट मिल गया था ऐसे फंक्शन का जो दो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक बार फिर से इस अच्छे सवाल को समझ लेते हैं। हमें एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना था जो कंटिन्यूस तो हो एवरीवेयर, लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो हमारे दिमाग में ये फंक्शन आया। ये फंक्शन एक तो x इजिकल टू 0 पर और x इजिकल टू -1 पर, 2 पॉइंट पर इसके कॉर्नर मिलेंगे और जिसकी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, सॉरी कंटिन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ है, ये आपकी बुक का पहला और आखिरी सवाल है जिसमें डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, या ऐसा कह लो कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल डिटर्मिनेंट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना क्योंकि एक ही सवाल दे रखा है तुम्हारी किताब में। मैं देखता हूँ कि मुझे अगर आर डी शर्मा में एक और सवाल मिल गया तो मैं उसको तुम्हें करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल देखो इस सवाल को क्या करना है। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जो y के इक्वल है और हमें इसका dy/dx निकालना है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपको सीखना है, इसका एल्गोरिथम आपको समझना है, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब होता है सवाल को करने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट को लिखने के बाद अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इस तरह से लिखेंगे। और होगा क्या ये देखिएगा जरा, y का तो हो जाएगा इस तरीके से,
y का तो हो जाएगा dy ओवर dx। उसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है उसमें जितने भी आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे कि f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), gx का डिफरेंशिएशन g'(x), क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना सबका, और hx का डिफरेंशिएशन h'(x), और नीचे की लाइन एज इट इज l m n a b c। अब ये क्या बात हुई कि एक लाइन का कर दिया एक लाइन का नहीं किया, सॉरी एक लाइन का कर दिया बाकी दोनों लाइनों का नहीं किया। देखिए डिटर्मिनेंट में ऐसा ही होता है, जब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं तो एक बार में एक ही रो का डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब आती है दूसरी रो की बारी। अब फर्स्ट वाली रो को ऐसे लिखा जाएगा f(x), gx और hx, और इस वाली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस रो के अंदर सारे कांस्टेंट हैं तो सारे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, 0। नीचे वाली रो ऐसी रहेगी a b और c। अब आप आगे समझदार हैं, आप आगे समझ गए होंगे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं इसकी जो तीसरे वाली रो है ना इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। अब क्या होगा, तीसरी बार ये जो आखिरी रो है इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा और पहले की जो दो रो हैं उनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा f(x). तो पहले की जो दो रो थी उनको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और आखिरी वाली जो रो है उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। इसमें सारे कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बस यही बात ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान है कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो जैसे उसकी फर्स्ट रो है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे रहने देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दोनों रो ऐसे ही रहने देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दो रो ऐसे ही रहने देंगे और थर्ड रो को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का काम तो खत्म हुआ। अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का। डिटर्मिनेंट के बारे में आपको एक बात अभी भी याद होगी कि अगर कोई सी एक रो 0 हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये रह जाएगा बस। ठीक है, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा, यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसी पेज पर। तो मैंने क्या करा, ये वाला तो पूरा ऐसे ही लिख दिया, इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इसकी पूरी एक रो 0 है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 आ गई। बस एक स्टेप बचा है, उसे तुम कर लेना, इन दोनों को हटा देना यहाँ से, और बस ये रह जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव भी करना था, देखो यही तो लाना था हमें और यही तो आया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं सवाल को। सवाल बड़ा सिंपल था, हमें क्या करना था, एक डिटर्मिनेंट दिया गया था और उसका डिफरेंशिएशन करना था। तो इसमें बस एक रूल का इस्तेमाल करना है कि पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी ऐसे रहने देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, फिर तीसरी रो का डिफरेंशिएशन, ऐसे करना है बस। ठीक है, और ये दोनों 0 बन गए क्योंकि इनकी एक एक रो 0 थी, और फिर एंड में यही बचा और यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो एक्सरसाइज का और चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो आखिरी सवाल है इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो ये y इजिकल टू ई की पावर a cos इनवर्स x दे रखा है और इसकी मदद से ये हमें प्रूव करना है। इसको देखने से साफ पता चलता है कि एक बार और दो बार इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। 2 बार इजीली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जो चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सवाल की। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर a cos इनवर्स x। अब ये सवाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधे यहीं पे डिफरेंशिएशन कर दो कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन। दूसरा तरीका ये है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करो क्योंकि पावर वाली फॉर्म आ रही है। दोनों तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक तरीके से मैं करवाता हूँ लॉग वाले से और तुम करना वैसे ही सीधा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो वो जो दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया उससे तुम्हारा सवाल ज़्यादा ईजी होगा बजाय उसके जिससे मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा मुश्किल तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को समझिएगा। लॉग लेंगे दोनों साइड इसको आसान बनाने के लिए, इधर लॉग y आ जाएगा और इधर आएगा लॉग e की पावर a cos इनवर्स x।
अब लॉग की प्रॉपर्टी काम करेगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। लॉग एक्स की पावर n को लिखेंगे n log x, ये n था तो n log और x। अब यहाँ पर एक बात जो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं जिसका, वो क्या बात है, वो ये बात है कि log e की जगह 1 लिखना है। साइड में ज़रूर लिख दीजिएगा, log e की जगह आपने 1 रखा। ये आगे भी आएगा कई बार कि log e की वैल्यू 1 होती है, याद रखना इसको। 1 की इसमें इंटू करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। और अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। यहाँ तक log की प्रॉपर्टीज चलती रही, अब डिफ्रेंशिएशन होगा। log y का क्या होता है, 1/y। अब y का करेंगे डिफरेंशिएशन तो y 1 हो जाएगा। देखिए ये हमने सीख रखा है कि y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx आएगा, और dy ओवर dx को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। दोबारा से अगर इसका करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर, तो उसे हम क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन y1। ऐसे y1 y2 लिखने से क्या होता है कि इजी रहता है, ज़्यादा लेंथी नहीं जाता क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं मल्टीप्लाई में, बचा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है उसमें कहीं कोई अंडर रूट दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे सवाल में तो अंडर रूट है। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, a भी लिखना था भैया, a तो लिखेंगे ही ना। cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a तो फिर भी रह जाएगा ना कांस्टेंट। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अंडर रूट हमारे सवाल में आ गया, लेकिन वहाँ कहीं अंडर रूट नहीं है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाएगी। तो इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा y1 का स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इसका अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देखिएगा साइड में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई वहाँ पे होगी तो a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्योंकि हमें दिख रहा है कि वहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो एक बार फिर से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और उसके लिए हम इसे ले जाते हैं अगले पेज पर। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। तो अगले पेज पर लिखने के बाद अब अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा दोबारा से, तो बड़ी सावधानी के साथ किया जाएगा। इधर दो फंक्शन है, दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, और उधर एक ही फंक्शन है, इसे मत फंक्शन मान लेना, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना जरा। इसको मान लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर जिसको x माना था, y1 को x माना था ना, तो y1 का डिफरेंशिएशन दोबारा से करना पड़ेगा, और दोबारा क्या हो जाएगा y2। एक बार फिर से समझो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर जिसको x माना था उसका दोबारा करोगे तो y2 आ जाएगा। y1 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 आ जाएगा, प्लस अभी प्रोडक्ट रूल ख़त्म नहीं हुआ, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। दूसरी तरफ a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, करीब करीब इस सवाल की कहानी ख़त्म ही होने वाली है। अब इधर की साइड सोचो जरा क्या होगा, एक सेकंड तक सोचो। सोच लिया, इधर से कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक y1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो 2y1, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और साथ में क्या बचेगा y2, और यहाँ पे ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसका मैं माइनस बना देता हूँ अभी। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैंने प्लस का माइनस बना दिया है। 2 और y1 कॉमन चले गए तो बचेगा x और y1, एक x बचेगा और एक y1 बचेगा। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाओ, a स्क्वायर 2y और y1 वहाँ पे चल ही रहे हैं। अब इधर के 2y1 से उधर का 2 और y1 कट गए, अब जो बचा उसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1,
और इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। जो हमें प्रूव करना है उसको देखने से ये पता चलता है कि राइट साइड में 0 है, सब कुछ इधर ही लेकर आना है, तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी उठा के इधर ही ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 और माइनस ए स्क्वायर वाई उधर रह गई 0। अब इनके असली रूप लिख दो, जो असली रूप होते हैं इनके वो लिखते हैं जा रहा हूँ मैं। y2 की जगह आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, x y1 की जगह आएगा dy अपॉन dx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम ऊपर वाले स्टेप में ही छोड़ सकते थे, लेकिन जो प्रूव करना है ना वो ऐसा ही दे रखा है, इसीलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा। अब मैच कर लेते हैं एक बार ज़रा, देखो ज़रा, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब सेम है, ठीक है। मतलब बढ़िया हो गया, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं ध्यान से। तो हमारा सवाल ये था कि y इज इक्वल टू ई की पावर a कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करके 2 बार ये प्रूव करना था हमें। तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया, जो चीज़ें अब तक सीखी थी उन्हीं को अप्लाई किया, कुछ भी नया नहीं लगाया। तो हमने देखा कि ये पावर वाली फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना ठीक रहेगा। लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x वाला मेथड लगा के ज़रूर करिएगा आप इसको, उससे आपका ईजी पड़ेगा और इससे आधे में ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे लिखिएगा। लॉग ले लिया दोनों तरफ का, लॉग लेने के बाद लॉग x की पावर n वाला फार्मूला लगा दिया, लॉग ई की वैल्यू रख दी 1। अब डिफरेंशिएशन कर दिया, ए तो कांस्टेंट था, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन उससे पहले अंडर रूट हटा दिया स्क्वायरिंग करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, फिर अगले पेज पर चले गए। अगले पेज पर जाकर दोबारा से ये आ गया था हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया दोबारा से, और इजीली सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। इस पूरे चैप्टर में जितना भी बोर्ड के पेपर में आ सकता था सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, कोने कोने से निकाल कर चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको करना ज़रूरी है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने भी ज़रूरी है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।